जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 7,000 करोड़ की इस मशीन ने पूरी साइंस बदल दी है। आज से 2 साल पहले जब से इसने अपनी पहली इमेज कैप्चर की, तब से लेकर अब तक हम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी, ब्लैक होल, सितारों का जन्म, सुपरनोवा धमाके और कई एक्टिविटीज टेलीस्कोप में ही देखते थे। एक्जो टिबली टेलीस्कोप से भी कई गुना शक्तिशाली और पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, इस टेलीस्कोप से हम उन आकाशगंगा को भी आसानी से देख पाते थे जो आज से पहले किसी भी इंसान ने नहीं देखी थी। वेब टेलीस्कोप की इमेजेस इतनी विचित्र होती हैं कि नासा के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसी इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ दिनों पहले खींची, जिसे देखकर आप पक्का हैरान रह जाएंगे। यहाँ दो आकाशगंगाएं टकरा रही हैं, पर यह आकार में पेंगुइन और अंडे की तरह दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी इमेज में आपको एक हीरे की अंगूठी की तरह एक कोजार दिखाई देगी, जो कि ग्रेविटी के कारण इतना मुड़ गया है कि रिंग की शेप ले ली है। उसके बाद वेब टेलीस्कोप यहीं नहीं रुका और उसने कुछ महीनों पहले एक ऐसे ग्रह की भी ऑब्जर्वेशन की जो कि पूरी तरह नरक की याद दिला देता है। तो आखिर यह क्या है? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए और ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक पेंगुइन शेप की गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को से मर्ज हो रही है और ब्रह्मांड में यह रिंग कहां से आई जो कि लगातार मुड़ती जा रही है। कौन सा ग्रह वेब टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया है और क्या क्या इसने खोजा है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कभी ब्रह्मांड में अंडा और पेंगुइन देखा है तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, पर ब्रह्मांड में जो दिखाई देता है हमारा दिमाग उसकी इमेज तैयार करता है। विशाल नेबुला हो या गैलेक्सी हो, जो हमें जिस शेप में दिखाई देती है हम उसी से उसका नामांकन कर देते हैं। जैसे एक कार्ट व्हील यानी कि पहिए की तरह दिखाई दे रही इस गैलेक्सी को हमने कार्ट व्हील गैलेक्सी का नाम दिया है। वहीं रिंग की तरह दिखाई देता है ये नेबुला रिंग नेबुला के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह घोड़े के सिर की तरह दिखाई दे रहे इस नेबुला का नाम हॉर्स हेड नेबुला है। अब आप इस इमेज को देखिए जो 12 जुलाई को जेम्स वेब ने ली थी। यहाँ दो गैलेक्सी, एक बड़ी गैलेक्सी आपको पेंगुइन की तरह दिखाई दे रही है तो दूसरी एप्टिकल गैलेक्सी एक अंडे के आकार की। ध्यान से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक पेंगुइन अपने अंडे की रखवाली कर रहा हो। भले ही ब्रह्मांड में इन दोनों इमेजेस को देखकर हमने इनकी एक शेप बना ली हो, पर वैज्ञानिक हमेशा एक अलग ही तरीके से सोचते हैं। पृथ्वी से 32 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर हाइड्रा कंसन में दिखाई दे रही है दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से 1 लाख लाइट ईयर दूर हैं और लगातार एक दूसरे से मर्ज होती जा रही हैं। 1 लाख लाइट ईयर दूरी भले ही इंसानी स्केल में इम्पॉसिबल लगे, क्योंकि लाइट को भी यहाँ जाने में 1 लाख साल लगेंगे, पर कॉस्मिक स्केल पर यह दूरी बहुत ही छोटी है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी देखें तो वह 25 लाख लाइट ईयर दूर है और इतनी दूरी होने के कारण ही हमारा गैलेक्सी और एंड्रोमेडा पूरा मर्ज होने में 4 अरब साल लगेंगे। पर 1 लाख लाइट ईयर दूर ये दोनों गैलेक्सी बहुत ही जल्द कुछ लाख सालों में एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी और यहाँ जो दो गैलेक्सी दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में वो एक गैलेक्सी बचेगी। वहीं बात करें इनके नाम की तो भले ही इनकी शेप हमें पेंगुइन और एक अंडे की तरह दिखाई दे, पर नासा के वैज्ञानिक इन्हें एक नए कैटलॉग में रखकर नाम देते हैं। इस कैटलॉग को न्यू जर्नल कैटलॉग कहा जाता है, जिसमें नेबुला से लेकर तारों के ग्रुप यानी स्टार क्लस्टर और गैलेक्सी को एक सीरीज की तरह नाम दिया जाता है। के आधार पर जो गैलेक्सी पेंगुइन की तरह दिखाई दे रही है उसे AGC 2936 कहते हैं और एक दूसरी गैलेक्सी को NGC 2937 के नाम से साइंटिस्ट रीड करते हैं। वहीं इस इमेज में आपको टॉप राइट कॉर्नर पर एक और गैलेक्सी दिखाई दे रही होगी जो कि ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। यह गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है और यह पृथ्वी की तुलना में इन गैलेक्सी से 10 करोड़ लाइट ईयर पास है, यानी कि पृथ्वी से इसकी दूरी 23 करोड़ लाइट ईयर दूर है। PGC 1237 नाम की यह गैलेक्सी एक अलग कैटलॉग पर बेस्ड है जिसे प्रिंसिपल गैलेक्टिक कैटलॉग कहा जाता है। इस PGC कैटलॉग में अभी 73 गैलेक्सी लिस्टेड हैं और यह उनमें से एक है। वहीं NGC कैटलॉग में अभी केवल 7840 ऑब्जेक्ट ही लिस्टेड हैं जो गैलेक्सी से लेकर नेबुला और स्टार क्लस्टर कुछ भी हो सकते हैं। खैर इन कैटलॉग की बात बाद में करेंगे, पहले हम इस इमेज में इस गैलेक्सी की बात करते हैं जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ब्लू कलर में दिखाई दे रही है आकाशगंगा बहुत ही यंग है और लगातार यहाँ स्टार बनते जा रहे हैं। यह नए स्टार ब्लू कलर के हैं, इसलिए आकाशगंगा हमें नीली दिखाई दे रही है इस पूरी इमेज में, जिसमें ये दोनों गैलेक्सी AGC 2936 और NCG 2937 इंटरेक्ट होती दिखाई दे रही हैं। इसे R142 भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि R क्या है और 142 का मतलब क्या है। तो R वास्तव में एक कैटलॉग ही है जिसे एस्ट्रोनॉमिकली यहाँ पर ज़्यादातर गैलेक्सी मर्जर को इसी नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे कि
R273 और R299 हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इन इमेजेस में गैलेक्सी के इंटरेक्शन को देख सकते हैं। ठीक इसी तरह R142 इस इमेज को पहले हबल टेलीस्कोप ने दिखाया था और अब जेम्स वेब ने नियर इन्फ्रारेड वेवलेंथ पर। अगर आप इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करेंगे तो जेम्स वेब ने धूल के बादलों को चीरते हुए इन दोनों गैलेक्सी के तारों की भी सटीक इमेज ली है। साथ में कई ऐसी गैलेक्सी को भी खोजा है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। नियर इन्फ्रारेड इमेज में आप पेंगुइन और आकार की गैलेक्सी को देख रहे हैं, पर असल में गैलेक्सी का सेंटर इसी चोंच में दिखाई देगा जहां मैंने मार्क किया है। ऐसा लगेगा कि ये किसी पेंगुइन की आंख है। हालांकि अब यह गैलेक्सी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, यानी यह पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह स्पाइरल गैलेक्सी थी, पर बाद में आज से 3 करोड़ से 7 करोड़ साल पहले जब इसकी पहली टक्कर इस अंडेनुमा गैलेक्सी से हुई तो इसका पूरा आकार ही बिखर गया और यह पूरी तरह डिस्ट्रॉयर हो गई और पेंगुइन जैसी दिखाई देने लगी। इस टक्कर से बहुत सी गैसें और धूल के बादल इस गैलेक्सी में आ गए और अब यहाँ कई नए तारे बनते हुए भी दिखाई देते हैं। नासा की माने तो AGC 2936 में हर साल करीब 100 से लेकर 200 तारे बनते हैं, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के नए स्टार बनने के रेट से 30 गुना ज़्यादा हैं। जिसका मतलब कि टक्कर के बाद इस गैलेक्सी में बहुत सा मैटर है जो लगातार स्टार बनाने में मदद कर रहा है। हालांकि इस टक्कर से एलिप्टिकल गैलेक्सी AGC 2937 में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यह गैलेक्सी बहुत पुरानी है और यहाँ पर बहुत कम धूल के बादल हैं, इसलिए ये स्टार फॉर्मेशन ना के बराबर है और इस कारण इसके आकार में कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। नियर फ्रारेड इमेज के बाद आप जेम्स वेब द्वारा ली गई इन्हीं गैलेक्सी के इंफ्रारेड वेवलेंथ में ली गई इमेज भी देख सकते हैं, जो कि इस इमेज में आप AGC 2937 को बहुत छोटा देख पा रहे होंगे, जो कि हल्की विजुअल इमेज और वेब की नियर इंफ्रारेड इमेज में बहुत ही अलग है। वहीं पेंगुइन गैलेक्सी ACG 2936 आपको एकदम पुराने आकार की तरह ही दिखाई देगी। इस ऑप्टिकल गैलेक्सी के छोटे होने का कारण यह है कि मिड इंफ्रारेड लाइट में ओल्ड स्टार ज़्यादा दिखाई देते हैं और यह गैलेक्सी बहुत पुरानी है, जिस कारण इसे ओल्ड स्टार अब खत्म हो चुके हैं या फिर इन तारों में बहुत सी गैसें और धूल यूज कर ली हैं, यानी इस गैलेक्सी में अब गैस और धूल बहुत कम बची है, इसलिए मिड इंफ्रारेड में बहुत छोटी दिखाई दे रही है। NGC 2936 पूरी तरह पेंगुइन का आकार लिया हुआ है। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो जो आपको पिंक और पर्पल रीजन आपको दिखाई देंगे, उसी रीजन में इस गैलेक्सी में लगातार नए तारे बन रहे हैं। खैर यह तो थी नियर इंफ्रारेड और मेरी यानी मिड इंफ्रारेड लाइट में ली गई इमेजेस की बात, पर सबसे हैरान करने वाली बात तो इन दोनों आकाशगंगाओं की वह है इनका मास आकार में पेंगुइन गैलेक्सी के एक सेम में गैलेक्सी भले ही 4 गुना बड़ी दिखाई दे रही हो, पर इन दोनों गैलेक्सी का मास बराबर है, इसलिए इनका मर्जर जितना जल्दी होना चाहिए था वह हो नहीं रहा है। अगर इनमें एक भी गैलेक्सी कम मास की होती है तो शायद ये इमेज आज हम नहीं देख पाते और हो सकता है कि इस इमेज में आपको 2 गैलेक्सी की जगह केवल एक ही गैलेक्सी दिखाई देती। खैर इन दोनों गैलेक्सी के मर्जर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पृथ्वी से 600 करोड़ लाइट ईयर दूर एक कोजार की ओर, जो कि जेम्स वेब की इस इमेज में एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई दे रही है। पर यह बात सबसे हैरान करने वाली नहीं है। इस कोजार को आप किसी भी टेलीस्कोप से देखोगे तो यह आपको हर बार अपने आप को डुप्लीकेट बनाता हुआ दिखेगा, यानी एक कोजार की जगह आपको 3 या 4 कोजार दिखाई देंगे। इसके डुप्लीकेट दिखाई देने के पीछे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का काम है, जिसमें किसी दूर ऑब्जेक्ट के पहले अगर कोई गैलेक्सी है तो उस दूर ऑब्जेक्ट की लाइट को वो गैलेक्सी बेंड कर देती है और फिर वह लाइट सीधा हमारे टेलीस्कोप में आती है। इससे हम गैलेक्सी के पीछे छुपी हुई उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, पर लाइट के अधिक बेंड होने के कारण हमें वह ऑब्जेक्ट फिर रिंग की तरह दिखाई देने लगता है। पर उसके बाद भी हम पूरी सटीकता से उसकी पूरी और उसके बारे में लाइट की मदद से जान लेते हैं। वेब ने जो इस क्विजर RX 1131-12-231 की इमेज ली है वह मिड इंफ्रारेड लाइट में ली गई है। इस लाइट की मदद से हम धूल को भी चीरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को बारीकी से देख पाते हैं। मिड इंफ्रारेड का यूज वेब टेलीस्कोप डार्क मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए भी करता है। हालांकि मेरी यानी मिड इंफ्रारेड इमेज में आप इस क्विज की 3 कॉपी को काफ़ी ब्राइट देख सकते हो। यह सब लाइट के बैंड होने के कारण दिखाई दे रहा है। वहीं रिंग के सेंटर में जो सबसे छोटा सा ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है वह वास्तव में एक गैलेक्सी है जो हमसे बहुत पास में है। इस गैलेक्सी के पीछे एक कोजार यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल छिपा है, जो कि लाइट की आधी स्पीड से घूमता है।
इसी खोजार की लाइट को यह गैलेक्सी बेंड कर रही है और जिस स्वीप सीधा उस लाइट को पकड़कर यह इमेज बना रहा है। लाइट इस तरह से हमें दिखाई दे रही है कि खोजार की 3 कॉपी हमें दिखाई पड़ रही हैं, जो कि वास्तव में केवल एक ही खोजार है। यह अब तक का खोजा गया सबसे दूर का खोजार है, जो एकदम सटीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग को दर्शाता रहता है। इसकी मदद से वैज्ञानिक इस फिनोमिना और ब्लैक होल की घूमने को और अच्छे से जानकर ब्रह्मांड के काम करने के तरीके और बेहतर समझ पाएंगे। खैर, इस खोजार से अलग हटकर अब आप यात्रा को पृथ्वी के पास लाते हैं, जहां वेब टेलीस्कोप ने एक बेहद हैरान करने वाली खोज की है। पृथ्वी से 41 लाइट ईयर दूर कैंसर तारामंडल में एक तारा है जिसे 55 कैंग का नाम से जाना जाता है। यह एक टाइप स्टार है जो कि साइज और मास में सूर्य के बराबर है। इस तारे के अब तक 5 ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 4 गैसीय प्लेनेट और एक प्लेनेट रॉकी यानी चट्टानी ग्रह है। दूरी के हिसाब से यह ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है, इतना करीब कि आप दूरी जानकर हैरान रह जाएंगे। 55 कैंग के नाम के इस ग्रह की अपने तारे से केवल 22 लाख हजार किलोमीटर दूर है। यह दूरी सूर्य और मरकरी ग्रह की दूरी से 25 गुना कम है। अपने तारे के इतना पास होने के कारण यह ग्रह 18 घंटे में ही अपने तारे की पूरी परिक्रमा कर लेता है। आकार में पृथ्वी से 2 गुना विशाल और 8 गुना मैसिव होते हुए भी यह रॉकी प्लेनेट है, जो कि हैरान करने वाली बात यह है क्योंकि हमारे सौरमंडल में पहले ही सबसे विशाल रॉकी प्लेनेट हैं और उससे बड़े सभी प्लेनेट गैस के हैं। साल 2024 में जब जेम्स वेब ने इस ग्रह की ऑब्जर्वेशन की तो पाया कि अपने तारे के इतना करीब होने के बाद भी इस प्लेनेट में अपना एक खुद का एटमॉस्फेयर है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। अपने तारे के इतना पास होने के कारण इस ग्रह की चट्टानें पिघली हुई हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं पिघली हुई चट्टानों से निकलने वाली गैस के कारण ही इसमें एटमॉस्फेयर बना है, वरना किसी तारे के इतने करीब होने पर भी किसी भी पर वायुमंडल नहीं बन सकती। एक्सट्रीम हीट और तारे के रेडिएशन से यह ग्रह का एटमॉस्फेयर जल रहा है और कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, पर 55 कैंग के साथ ऐसा नहीं है और पहली बार जेम्स वेब ने इसे कंफर्म भी किया है, जो कि हैरान करने वाली बात है। इससे पहले जेम्स वेब ने जितने भी ग्रहों के एटमॉस्फेयर खोजे हैं वह सभी गैसीय ग्रह थे। अब 55 कैंग ई के खोजे जाने से पहली बार किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया गया है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस खोज के बाद हम और भी छोटे रॉकी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से खोज पाएंगे और उन पर जीवन की जीने लायक गैस और पानी का पता लगा सकेंगे। वेब टेलीस्कोप अगर ऐसा कर पाया तो मानव जाति की भविष्य की ही दिशा बदल जाएगी और वह पृथ्वी के आगे जाकर दूसरे ग्रहों पर भी बच सकेंगी। पर फिलहाल इसी ग्रह पर पहली ऑब्जर्वेशन हुई है और इसके एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट किया गया है। अपने तारे से बेहद कम दूरी होने के कारण यह ग्रह अभी तो जीता जागता नर्क है। करीब 1800 डिग्री सेल्सियस का सरफेस टेम्परेचर लिए इस ग्रह पर कोई नहीं उतर सकता। जो भी उतरेगा वह भस्म ही हो जाएगा। पिघलती लावा और मैग्मा की नदियां इस ग्रह पर बहती हैं। अगर यहाँ पर हाइपोथेटिकली आप खड़े हो जाओ तो इसका तारा भी आपको पागल कर देगा, यानी इस ग्रह पर इसका तारा आपको इतना विशाल दिखाई देगा जैसे पृथ्वी पर हमारे सूर्य को कोई 70 गुना और बड़ा करके देख रहा हो। इसी से आप इसके नरक जैसे वातावरण को समझ सकते हैं। पर इस खतरनाक वातावरण के बाद भी इस पर एटमॉस्फेयर है, जिससे वैज्ञानिक भविष्य के लिए और भी ऐसे प्लेनेट खोजने और उन पर जीवन की संभावना को समझने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की उन खोजों के बारे में जाना है जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के 2 साल पूरे हो गए हैं और अभी भी 8 साल प्लान मिशन के तहत बाकी है। आगे के 8 सालों में हम ब्रह्मांड में क्या खोज पाएंगे वो भी बहुत अचंभित करने वाला होगा। हम पहली बार किसी ऐसे ग्रह को इसकी मदद से खोज पाए जहाँ पर जीवन के सभी सबूत मिले हैं और मानव जाति जाकर के बसने के लायक। यह सब हमें भविष्य पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेबुला, गैलेक्सीज और भी जितने भी अलग अलग नाम के ग्रह वगैरह होते हैं तो उनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है और ये कैसे बने, ये सब अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।